आप लोग भी ये महसूस करेंगे कि जो बच्चा आपका प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है उसके अंदर संस्कार बहुत ज़्यादा है। और मतलब मैं इसीलिए अपनी छोटी बेटी मतलब जो समय के साथ है कि लोग पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, या बताने में भी शर्म आती है कि अरे सरकारी में पढ़ा रही हैं आप अपने बच्चे को, मतलब जो हमारा सोशल स्टेटस है। लेकिन ये है कि मेरी दीदी और मेरे जीजा जी, मतलब मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में टीचर में हैं, और मैंने खुद भी बीएड किया हुआ है, मुझे जॉब नहीं मिल पाई इसलिए मैं सोशल सेक्टर में आ गई हूँ। लेकिन मैं उन जो टीचरों का लेवल है वो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं और कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को, जो भी उनके स्कूल के बच्चे उनको बेस्ट दें। और मेरी दीदी यहाँ पे बस्ती में टीचर हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, और वो बहुत सारा ये जो आप लोग का प्रोग्राम चल रहा है निपुण बालक, वो हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती है। और मैं भी ऐसे बहुत सारे इवेंट में जाती हूँ तो मुझे कुछ भी मिलता रहता है कि इससे टीचिंग मटेरियल बना सकते हैं, तो मैं उसको कलेक्ट करती हूँ कि मेरी दीदी इससे TLM बनाएंगे, वो बॉटल के ढक्कन, ये इस तरह का कार्डबोर्ड क्या क्या, क्योंकि उनको इसका कोई मतलब पैसा नहीं मिलता है, वो वेस्ट मटेरियल से बनाना होता है, तो बहुत कुछ बच्चों के लिए करती रहती हैं। जाहिर सी बात है तभी उनको कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं। तो और मैंने भी बीएड किया हुआ है, तो मुझे भी पता है कि इस तरह का नवाचार शिक्षकों को करना रहता है, किस तरह से बच्चों का मेंटल लेवल, स्ट्रेस लेवल समझ के, और वो जो बच्चे प्राइमरी में आते हैं उनका लेवल वो नहीं होता है जो अच्छे घरों के बच्चों का होता है। उनको शायद पेट भर खाना नहीं मिलता, वो अगर कटाई का सीजन चल रहा है तो लोग स्कूल नहीं जाने देते हैं। इस चीज़ को मतलब मैंने देखा है करीब से, क्योंकि मैं किसानों से जुड़ी हुई हूँ और गांव-गांव में जाके काम करती हूँ। समूह की सखियाँ और जो स्कूल हैं और गांव में जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनसे मिलना जुलना होता रहता है, तो देखते हैं कि हाँ आज गेहूँ कट रहा है, आज ये हो रहा है, आज हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, आज हमारी बेटी स्कूल नहीं जाएगी, आज मतलब गाँव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ज़रूरत नहीं है लेकिन लोग उसको बहुत प्रायोरिटी देते हैं। बहुत सारे लोग गांव से जुड़े होंगे, लेकिन सारे लोग गांव से ही जुड़े हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज मुंडन है तो आज छुट्टी ले लेते हैं। हम लोग भी गांव की बहुत सारी महिला वर्कर रखते हैं कि वो किसानों के साथ काम करेंगी, तो वो अक्सर छुट्टी लेती रहती हैं। नहीं दीदी आज मुंडन है, आज ये है वो है, तो हम लोग उनको समझाते हैं कि अपनी काम को प्रायोरिटी दो। आप शहरों में लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, उन्हें नहीं मतलब है कि यहाँ शादी है, ब्याह है, हल्दी है, या एक टाइम का खाना मिल जाएगा जाएंगे, या एक मतलब इनके यहाँ न्योता करना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाती हूँ, मेरे लिए मेरा प्रायोरिटी हमेशा मेरा काम होता है। और आज ये मेरा सेक्टर नहीं था, एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि शायद मुझे कुछ नया सीखने को मिले, शायद मैं किसी मंच पर जाऊँ तो मैं कुछ बोल पाऊँ। और मैंने सबसे इसीलिए मंच मांगा भी है कि शायद मैं यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ मैं सीख के जाऊँगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि कोई भी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होती हैं तो आप लोग जरूर जाइए उसमें और अपने बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए मोटिवेट करिए और उनको सरकारी विद्यालय में भेजिए। वो वही बच्चे काम आने वाले हैं जो कॉन्वेंट में पढ़ के निकल जाएंगे, वो वापस कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे देखने कि आप कैसे हैं कैसे नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है, शायद किसी के लिए अच्छा हो किसी के लिए बुरा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डिफरेंट देख रही हूँ इसमें। और जो भी हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं उनको कोई भी कम नहीं आके वो वहाँ पहुँचे हैं तो बहुत मेहनत और काबिलियत के दम पे पहुँचे हैं। लाखों करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं और सब नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे। कुछ लोग मेहनत के बल पे, कुछ लोग किस्मत के बल पे, कुछ लोग बहुत दिनों तक मेहनत करते रहते हैं, कुछ को गाइडेंस अच्छी मिल जाती है तो वो वहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो उनका हमेशा सम्मान करें और ये ना सोचें कि कॉन्वेंट में पढ़ के हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा और प्राइमरी में पढ़ के नहीं होगा। प्राइमरी में भी बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है और टीचर्स भी अपना 100% देते हैं कि वो बच्चे को अच्छे से अच्छा व्यवहारिक ज्ञान सिखा सके। और बस ये होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट कम मिलता है, जो घर के माँ बाप है वो अपना सपोर्ट नहीं देते हैं बच्चों को, तो इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात करती हूँ, मैं अपने बच्चे को
नहीं देती हैं, लेकिन जो वहाँ के टीचर्स हैं वो उनको बहुत सपोर्ट देते हैं कि मतलब मम्मी पापा काम करते हैं, वर्किंग है, बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो पूरी तरह से वो उसको इन्वॉल्व रखते हैं हर चीज़ों में। और अभी तो वो कस्तूरबा में है और वो मैंने देखा कि उसे एक दिन का डीएम बनाया गया था। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है ना, जिससे बच्चों को बहुत आत्मविश्वास आता है। हाँ, बहुत मतलब वो बैंक दिखाने ले जा रहे हैं, सरकारी ऑफिसेस में ले जा रहे हैं। मैं तो जॉब करने लगी थी तब मैं डीएम ऑफिस में गई थी, उसके पहले तो बस मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चा अभी छोटा है लेकिन वो जान रहा है कि हाँ कौन सी एक्टिविटी होती है, कहाँ जाना चाहिए, विकास भवन क्या है और बीएसए ऑफिस क्या है। तो वो बच्चे सब कुछ जान रहे हैं, तो उनका माइंड ओपन होता है कि ये हम भी बन सकते हैं, यहाँ पे हमको मेहनत करने की जरूरत है अगर कहीं इंटरेस्ट जागता है। तो मैं अपनी बेटी से पूछती भी हूँ क्या तुम्हें कुछ मन करता है, इतनी जगह तुम जाती हो और बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हो, बहुत ही लोग उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो वो कहती है नहीं, मैं तो पहले सोचती थी कि हाँ मैं डीएम बनूंगी, लेकिन अभी मेरा नहीं मन है बनने का, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हारा मन हो वो करो, बस ये है कि पढ़ाई करो और किताब से पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा किताब से पढ़ो। अभी सर बोल रहे थे ना कि मोबाइल में ज़्यादा बच्चे देखते हैं, और वाकई में हम लोगों के समाज के लिए मोबाइल मतलब बहुत इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी भी चीज़ है। मतलब 90% लोग उसको सीखने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, जबकि बहुत सारे ऐप्स आए हैं, बहुत सुविधाएं दे रही है सरकार, और फ्री में यूट्यूब्स वगैरह में आप लोग देख के बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, दिन भर आप लोग भी जानते हैं, मतलब सभी लोग अपना टाइम उस पर केवल खराब करते हैं। तो कोशिश करिए कि उससे अच्छी जानकारियाँ लें और उसको सही दिशा में यूज करें। अगर किसान है तो वो अपने क्रॉप्स के लिए, घरेलू महिला है तो वो अपना कुकिंग स्किल बढ़ाने के लिए, अपने घर को अच्छा रखने के लिए, अगर एक माँ है अपने बच्चे को अच्छा बनाना है तो उसके लिए उसमें सब कुछ आता है। लेकिन ये है कि हमारे मुंशी प्रेमचंद जी की एक किताब है, उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि बुराइयों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और अच्छाइयों की तरफ नहीं जाता है, बुराइयों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो हमको अपने मन को कैसे कंट्रोल में रखना है और कैसे सही जगह पे ले जाना है वो जानने की जरूरत है। जैसा अभी क्राइसिस का टाइम चल रहा है ना, तो अभी सर बता रहे थे ना कि लोग स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो जो स्टोर करके रख रहे हैं ना वो खुद तो रख रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी पैनिक करते हैं कि ये हम कैसे ये पेट्रोल हम अपने पूरा रख ले रहे हैं, जिसको जरूरत है शायद उसको नहीं मिल पाएगा। अभी आने वाला टाइम क्या है कि हार्वेस्टिंग का टाइम है, सब लोग देख रहे हैं गेहूँ खड़ा हुआ है, सरसों खड़ा हुआ है, उसका हार्वेस्ट कैसे होगा? अभी तो उस पर नीति बनाने की जरूरत है ना। हाँ, हम कम चलना शुरू कर दें, साइकिल से जाएं, या जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे ना जाएं, लेकिन जरूरी जहाँ पे है वहाँ पे तो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए ना। अगर हार्वेस्टिंग के टाइम मशीनें नहीं मिलेगी किसानों को तो फिर कितनी बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। और आप लोगों को पता होगा कि कितनी जनसंख्या हमारे देश में, और ये सरकार का आंकड़ा भी है कि अगर हम पूरे दुनिया को खिला सकते हैं, लेकिन इंडिया में अगर कोई क्राइसिस आ जाए तो उसको कोई नहीं संभाल सकता है। यहाँ पे अगर किसी भी अनाज की कमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको कोई भी नहीं पूरा कर सकता है। यहाँ का आपूर्ति करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ऐसा टाइम नहीं आने देना है कि हमें दूसरे पे डिपेंड होना पड़े। इस तरह का पेट्रोल गैस तो चल जा रहा है, लेकिन जिस दिन धान गेहूँ और अनाज पे बात आएगी ना, तो कोई भी देश हमारा पेट भर नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और जो विकट परिस्थिति है वहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। ये सब शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। जो वेल एजुकेटेड है वो पैनिक नहीं होगा और ना ही दूसरे को होने देगा। जैसा कि अभी यहाँ पे बात हो रही थी ना, तो आप लोग भी समझदारी से काम लीजिएगा और अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, उनको अच्छी और सही मार्गदर्शन दीजिए, उनको समय दीजिए, कोशिश करिए उनको समय दीजिए, उनको पैम्पर करिए, उनकी मनोस्थिति को समझिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अभी सर बता रहे थे ना कि उनकी माता ने उनको कभी डांटा नहीं था, तो कोशिश करिए कि ऐसी माँ बनिए कि लोग आपका बच्चा आपको हर बात बताए, वो अच्छी हो बुरी हो, उसे कभी ना डर लगे कि ये बात मैं अपनी माँ से नहीं कह सकती,
मेरी माँ मुझे डांटेगी, ये वाला बात, मतलब ये वाली भावना उसके अंदर कभी नहीं आनी चाहिए। थैंक यू, आज मैंने ज़्यादा बोल दिया। बहुत अच्छा आपने अपने विचार रखे जी। आप चूंकि महिला हैं तो महिलाओं के दर्द को समझती हैं और बेहतर ढंग से आप महिलाओं के बीच पहुंच सकती हैं। और आपने बताया भी कि हम अपने बच्चों को बेहतर, क्योंकि जो बच्चे की पहली शिक्षिका होती है वो माँ होती है। माँ जैसी शिक्षा उसको देगी बच्चा वैसा ही बनेगा। तो माँ का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए। उसके बाद आते हैं शिक्षक, हम शिक्षक आते हैं। माँ के बाद जो दूसरा है वो शिक्षक है। बच्चे के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हम केवल उसको वो दिशा देंगे, हम उसके लिए ज्ञान के दरवाजे खोलेंगे, उसको इंटर उसके अंदर स्वयं करना होगा। तो हम चाहेंगे कि जो ये अभी चर्चा हो रही थी कि योजनाओं के बारे में, तो थोड़ा सा योजनाओं के बारे में बता दें। जो हमारे बेसिक एजुकेशन में भी तमाम सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं या जिनके बच्चे टैलेंटेड हैं वो उठा रहे हैं। कक्षा 5 पे नवोदय विद्यालय आप लोगों ने सुना होगा कि जो जिले के मेधावी छात्र होते हैं उनका ही केवल एडमिशन होता है। तो कक्षा 5 पे ये एक एग्जाम होता है कक्षा 5 वाले बच्चों का। अगर वो उस परीक्षा में पास होते हैं तो 6 से लेकर के 12 तक पूरी तरह से आवासीय व्यवस्था नवोदय विद्यालय में उनको मुहैया कराई जाती है और बच्चे का होलिस्टिक विकास होता है। इसके अलावा 6 से 8 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इसके अंतर्गत जो कि बेसिक लेवल में एक परीक्षा होती है, हमारे बेसिक के 2 बच्चे जो राष्ट्रीय आविष्कार में चयनित हुए हैं और इस बार वो जा रहे हैं, हवाई जहाज से गए हैं श्रीहरिकोटा। बहुत ही खुशी हुई है कि बेसिक के बच्चे जो कि कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम जहाज में बैठेंगे। मिसरौलिया नाथनगर में है और एक सांथा की बच्ची, 2 बच्चियों का चयन हुआ है और वो यहाँ से सरकारी खर्चे पे हवाई जहाज से श्रीहरिकोटा गए हैं अपनी नवाचार सीखने के लिए, साइंस विज्ञान में नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उनको सीखने के लिए कि कैसे हम आगे बढ़ें। इसके अलावा कक्षा 8 में एक परीक्षा होती है राष्ट्रीय आय आधारित योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा। अगर इस परीक्षा में आपका बच्चा कक्षा 8 में है और उसकी इनकम 3 लाख से कम है पेरेंट्स की, तो वो बच्चा पार्टिसिपेट करता है। अगर पास हो जाता है तो 4 साल तक उसको हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि 48,000 रुपये उसको सरकारी तौर पे छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड जो कि 6 से 8 तक के बच्चों का होता है, हमारे बेसिक में है ये। इंस्पायर अवार्ड में आपके अध्यापक बच्चों का फॉर्म फिल करवाते हैं, जो कि साइंस नवाचार, जो बच्चे नए नए मॉडल्स बनाते हैं, क्रिएटिविटी है जो उनकी, उसको वो फॉर्म भरते हैं। अगर उनका चयन होता है तो एक बच्चे को 10,000 तुरंत मिल जाता है, मतलब जिला स्तर पे, और अगर उसके बाद भी उसका मॉडल सेलेक्ट होता है तो 50,000 उसको स्टेट लेवल पे मिलेगा। बहुत शुक्रिया। खास करके यहाँ पे परविंद्र जी जो है उनको मैं उनके लिए मैं जो जरूर 2 शब्द मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से वो ये काम करते रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सिर्फ स्कूल के जरिए नहीं। जो यहाँ पर जितने साथी यहाँ पे हैं, महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, और मेरे ख्याल से इसके पहले समुदाय से भी और भी लोग थे, एसएमसी मेंबर्स थे, उनके अलावा जो सोशल एक्टिविस्ट थे, वो सब सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उसमें से काफ़ी कुछ लोग हैं अभी यहाँ पे, और कुछ लोग, जैसा कि अक्सर होता है कि लंच के बाद थोड़ा कम लोग हो ही जाते हैं, और उसकी वजह भी है। और अभी एक खास करके एक फिनेंशियल सत्र का एक मार्च क्लोजिंग का एक जो रहती है, उसके कारण भी काफ़ी लोग व्यस्त हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं कि काफ़ी लोग उसमें भी समय निकाल करके यहाँ पे आए। और जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि ट्रेन इतनी लेट हो गई थी कि मुझे लगा कि शायद मैं आप लोगों के कार्यक्रम में शामिल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, लेकिन चलिए कम से कम एक यहाँ पे आप लोगों से मुखातिब होने का मुझे अवसर मिला।
होता है। और मुझे लगता है कि सुबह के सत्र में काफ़ी कुछ बातें हुई होंगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी और उससे इर्द गिर्द जुड़े हुए शिक्षा के सवालों पर भी। और अभी जैसा कि अभी हमारी महिला साथी ने बताया कि वो एक लघु उद्योग या कुटीर उद्योग जैसा जो काम करती हैं और उसमें उनको काफ़ी पुरस्कार भी मिला और केमिकल फ्री जो उत्पाद है उसके लिए वो काम कर रही हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी सराहनीय काम है। तो इस तरह के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये सारे लोग आगे चल कर के समाज के विकास में, सर्वांगीण विकास में अलग अलग उसके पहलुओं को लेकर जो काम कर रहे हैं। शिक्षा तो ज़रूरी है ही और शिक्षा के साथ साथ शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न पहलू हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो या आर्थिक जो परिवार की, समाज की नींव रहती है उसको मजबूत करने का काम है। उन सारे लोगों पे आप लोग सारे लोग मिल करके काम करते हैं और ये सिर्फ अकेले बल पे संभव भी नहीं है, सारे लोगों को मिल करके ही काम करना होता है। तो इसके साथ ही मैं थोड़ा देखिए अभी शिक्षा नीति के साथ साथ मैं राइट टू एजुकेशन के बारे में, बच्चों के जो शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने। और शायद ये पहले सत्र में बात हुई भी हो कुछ, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ बातें जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर महसूस करते हैं और आप सब लोगों को मालूम है कि शिक्षा एक संवैधानिक तौर पे समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची का मतलब हुआ कि कॉन्करेंट लिस्ट, और उसका मतलब ये हुआ कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है, दोनों की जिम्मेदारी और जवाबदेही। यानी भारत सरकार भी इसमें अगर 75% उसकी जवाबदेही है तो 25% जवाबदेही राज्य सरकार की भी है कि बच्चों को शिक्षा कैसे मिले और बच्चों की शिक्षा कैसे इंश्योर हो पाए, कैसे सुनिश्चित हो पाए, कैसे हर बच्चे को शिक्षा मिल पाए। ये उत्तर प्रदेश में अगर हम बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और साथ ही साथ केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी, दोनों को मिलकर के ही हम बच्चे की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन को, समावेशी शिक्षा को, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोग सुनिश्चित करना है। जो पर्चा आप लोगों को यहाँ पे अपने फोल्डर में मिला है उसको अगर आपने देखा हो और नहीं भी तो घर जा कर के भी उसे पूरी तरह से पढ़ें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि काफ़ी सारे बच्चे और ख़ास करके जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या विकलांग बच्चे हैं, लड़कियां हैं या जो आर्थिक रूप से गरीब जो तबका है, इन सारे बच्चों की जिम्मेदारी और जवाबदेही किसके जिम्मे होगी। एक छोटी सी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि परविंदर जी या उनकी संस्था या बाकी और लोग निभा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बृहद तौर पे जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की। इसी कड़ी में अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए इस किताब में एक चित्र है, ये चित्र है उन बच्चों की जो ईंट भट्ठा पे काम करते हैं। ईंट भट्ठों पे काम करने वाले जो बच्चे होते हैं, खास करके उनकी स्थितियाँ और भी खराब होती हैं। जितने भी नाम हमने गिनाए कि कमज़ोर आर्थिक वर्ग वाले, उसमें इनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस तरह के जो तमाम इलाके हैं, यहाँ से बच्चों को मतलब उनका पूरा परिवार जाता है, माइग्रेट करता है और ईंट भट्ठा वाले जो जगह है वहाँ पे जा कर के 3 महीने 5 महीने जैसा मतलब ईंट भट्ठों का एक स्वरूप रहता है, उसके हिसाब से काम करता है। उन बच्चों को सुविधाएँ नहीं मुहैया हो पाती, क्योंकि आज वो बिहार में है, कल पंजाब में है, उसके बाद वो कहीं मथुरा में है तो कहीं और है। तो इनके लिए कोई एक स्थायित्व जैसा नहीं बनता जिसमें कि वो स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी उनकी शिक्षा पूरी हो सके। तो ऐसे बच्चे जो हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं, जो लगातार जिसको कह सकते हैं कि आप प्रवासी मजदूर हैं, वो आपके यहाँ बिहार से उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से बम्बई भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं या और अन्य जगहों पर भी जाते हैं। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है।
तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे कमज़ोर तबके के बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। हमारे पास एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, इस तरह की शिक्षा नीतियाँ पहले भी बनी, ये तीसरी शिक्षा नीति है जो हमारे देश में बनी है। पहली शिक्षा नीति जो बनी थी कोठारी आयोग के समय में, उसके बाद 1986 में एक और 1986 में शिक्षा नीति बनी। उसके बाद एक संशोधित शिक्षा नीति थी जो 1992 में आई, जिसमें कुछ पहलुओं पर विचार किया गया और उन्हें ठीक किया गया। लेकिन उसके बाद फिर ये 34 सालों के बाद 2020 में ये शिक्षा नीति फिर से आई है। और नीति का मतलब क्या होता है? नीति का मतलब होता है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है कि आगे के लिए सोचना, आगे एक ऐसा दस्तावेज जो आपको आज नहीं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद क्या हो सकता है, कैसी स्थितियाँ रहेंगी, उसके बारे में एक आकलन करके क्या यहाँ पे हमारे देश में, समाज में, परिवार में क्या स्थितियाँ हैं, इसको वो गौर करते हुए ये नीतियाँ बनाई जाती हैं। इसलिए नीति एक अलग चीज़ है और जो कानून है वो एक अलग है। एक तो बात ये है कि इसमें भी थोड़ा फर्क करना हम लोगों को देखना पड़ेगा कि दोनों में क्या चीज़ है। ये जो शिक्षा नीति है ये आगे के 20 सालों, 25 सालों, 30 सालों तक का एक दस्तावेज है। और ये कैसे लागू होगा, इसमें आपको दिया गया है कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, 5+3+3+4। पहले आप सब लोग अगर जो थोड़े बड़े हैं उनको पता है कि पहले की 10+2+3 का हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग का इस्तेमाल करते थे। अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन क्रमशः लागू होने की स्थिति में है। तो ये खत्म करके अभी 5+3+3+4 यानी 12वीं तक की शिक्षा के बारे में इस शिक्षा नीति में विचार किया गया। लेकिन ठीक उसी समय आप लोग ये भी जानते होंगे, हमारे साथी जो काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और तो शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होगी, उसमें है 1:30, 1:35, यही रेशियो है। 30 और 35 का ही रेशियो है जिसमें कि शिक्षकों को रहना चाहिए और विषयवार शिक्षक होने चाहिए। अगर हम हिंदी जानते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गणित भी पढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इतिहास भी पढ़ा सकते हैं, इतिहास वाले शिक्षक कोई ज़रूरी नहीं है कि गणित भी पढ़ा सकें। लेकिन आमतौर पे अभी क्या हो रहा है कि शिक्षकों की संख्या इतनी कम है कि हम लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मेरे बताने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा अधिकार कानून के भीतर कुछ इंडिकेटर्स हैं जिस पे हमने बातचीत की। उन इंडिकेटर्स को अगर हम एक साथ एक स्कूल में अगर हम लोग कर पाएँ तो उसका मतलब ये होता है कि वो स्कूल आरटी कंप्लायंट है, यानी शिक्षा अधिकार कानून के अनुपालन में है। अब देखिए कि अभी हमारे देश में पूरे भारत में जो शिक्षा अधिकार कानून का कंप्लायंस है, जो अनुपालन है, तो केवल 25.5% स्कूलों में है। केवल 25%, 25.5%। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य को अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर ये कंप्लायंस केवल 27% स्कूलों में। इसका मतलब 16 साल होने वाले हैं। अभी 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था और 1 अप्रैल 2026 अभी आने वाला है 4 दिन के बाद, तो ये 16 साल इसके पूरे हो गए। लेकिन हमारे सदन में ये बात कही गई थी कि 2013 में 1 अप्रैल 2013 में ही इसे देश भर के तमाम स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? इसलिए कि हमारे इंडिकेटर्स पर्याप्त नहीं हो पाए। हम सारे स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, सारे स्कूलों की बिल्डिंग्स दुरुस्त नहीं कर पाए, सारे स्कूलों में साफ पीने का पानी और टॉयलेट नहीं दे पाए, सारे स्कूलों को शिक्षक नहीं दे पाए। शिक्षक अगर हमने दिया भी तो कॉन्ट्रैक्चुअल शिक्षक हमने दिए, अनुबंध आधारित शिक्षक दिए, गेस्ट टीचर्स दिए। हमने पर्याप्त वेतनमान, पूर्ण वेतनमान वाले विषयवार शिक्षक हम नहीं नियुक्त कर पाए। अभी भी उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं, पूरे देश भर में
तकरीबन 11 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें से प्राइमरी और अपर प्राइमरी के करीब 7.5 लाख पद खाली हैं। और ये आंकड़ा हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये आंकड़ा सरकार ने सदन में सवाल जवाब के दौरान सरकार की तरफ से दिया गया आंकड़ा। सरकार ने खुद बताया कि उनके यहाँ अभी तकरीबन 7.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम RT एक्ट का अनुपालन करना चाहते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें हमें देनी होंगी। और यकीन मानिए कि अगर शिक्षा अधिकार कानून लागू होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो परिवार का भविष्य बनेगा, परिवार का भविष्य बनेगा तो समाज का भविष्य बनेगा। और ये कड़ी दर कड़ी के ऊपर अगर नींव मजबूत रहेगी तो देश भी मजबूत रहेगा। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कुछ नारे सुने, भारत माता की जय के भी नारे सुने, देशभक्ति से संबंधित नारे भी सुने, लेकिन असली में देशभक्ति वाले नारे जो भी होंगे वो तभी कामयाब होंगे जब ये नींव मजबूत होगी, है ना। तभी हम सही मायने में देश को ऊपर उठाने के बारे में हम सोच पाए। अभी पूरे देश भर में आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शिक्षक के भरोसे कितने स्कूल हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही शिक्षक है। सरकार का कहना है कि करीब 1,17,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक है, सिर्फ एक शिक्षक। अब सोचिए कि अभी तो हम कह रहे थे कि इसी में अगर 2 सेक्शन हो जाए और 2 लोग हो जाए, लेकिन अगर पूरा स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे चले और ऐसे 1 लाख स्कूल करीब है, 1,10,000 17,000 जो भी कहें, पूरे देश भर में 15 लाख स्कूल हैं। 15 लाख स्कूलों में करीब करीब 32 करोड़ बच्चे हैं। तो 1 लाख स्कूलों के जो बच्चे हैं इनका भविष्य कैसे होगा। मैंने एक बड़ी अजीब सिचुएशन महसूस की, अभी की बात नहीं है, हो गया करीब 10 साल से पहले की बात, 1 दशक से ज़्यादा हो गया। और RT एक्ट तब नया नया ही आया था। दिल्ली के भीतर हम गए एक स्कूल में ऐसे मिलने जुलने के लिए और बातचीत करने के लिए, डायलॉग के लिए, उसके लिए हम गए। वहाँ पे जो शिक्षक मौजूद थे वो काफ़ी परेशान हो गए ये देख करके कि हम लोग 3-4 लोग आए। उन्हें लगा कि शायद कोई इंस्पेक्शन आ गया है या कुछ है, तो वो काफ़ी हड़बड़ी में थे या थोड़ा वो उनको लगा ऐसा। हमने उन्हें आश्वस्त किया कि भाई हम कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आए, हम बस थोड़ा माहौल देखने आए, थोड़ी बातचीत करने आए। अब उस पूरे क्लास में मेरे ख्याल से इससे छोटा ही रूम रहा होगा, लेकिन उस क्लास में 3 तरफ बच्चे बैठे हुए। एक तरफ छोटे बच्चे थे जो शायद पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चे रहे होंगे, दूसरी तरफ 5वीं क्लास के बच्चे, ऐसा कुछ रहा होगा, और उससे बड़े थोड़े और बच्चे थे जो तीसरी तरफ थे। अब सोचिए कि एक ही क्लास में 3 तरह के बच्चे, 3 क्लास के बच्चे बैठे हैं। वो शिक्षक अभी जा कर के उस पहले वाले गोल में वो क ख ग घ या 1 2 3 4 की गिनती सिखा रहा है, वही शिक्षक आ करके फिर इनको कुछ हिंदी पढ़ा रहे हैं, फिर वही शिक्षक आ करके यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचिए, ये तो मुझे लगता है कि वो जिसको आप जादू कहते हैं उससे भी बड़ा जादू है। एक शिक्षक के भरोसे 3 तरह के गोल के बच्चे, उनको समझाना, सिखाना, उनसे फिर बात करना, और ये एक दिन का काम नहीं है, रोज का काम। कितना मुश्किल काम है। मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था हमारे ऑडियंस कैसे होंगे, कौन लोग होंगे। मैंने परवीन जी से पूछा, उन्होंने कहा नहीं SMC मेंबर्स भी हैं, उसमें लड़के लड़कियां भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बाकी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कई संगठन भी, अधिकारी भी हैं। अब इतने तरह के गोल को अगर संबोधित करना हो तो उनको समावेशित करके चलना तो मुश्किल इसलिए होता है कि आपके साथ जो बातचीत हम कर रहे हैं, आपसे जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही बात हम एक अधिकारी के साथ अगर करते हैं तो उन्हें जो सुझाव हम देंगे वो सुझाव उन्हें लगेगा कि ये सुझाव की जगह कहीं
अलग तरह की डिमांड्स है, इसको इस रूप में क्यों होना चाहिए। क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनकी जिम्मेदारियों के बारे में या जवाबदेहियों के बारे में कोई टिप्पणी करना है। तो ये जो कठिन काम है, ये कठिन काम है, उसको वो शिक्षक कैसे अंजाम दे रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कर रहे हैं इसको। उन्होंने कहा मजबूरी है, मेरे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पे, और मैं भी अनुबंध पे हूँ। मुझे भी अभी इसके बाद सबकी हाजिरी ले करके और रजिस्टर ले करके सब फिर वहाँ जाना है, वहाँ पे जमा करना है, ये करना है, वो करना है। और तो मेरा ये कहना है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से या सरकारी विभाग की तरफ से जब तक चीज़ें नहीं होंगी तब तक वो अपने लाइन के आगे नहीं बढ़ेगा, ये तो तय है। और इसलिए पहला कदम यह है कि आरटी एक्ट को क्या हम ज़मीन पे लागू कर सकते हैं, करवा सकते हैं। आपका हमारा काम ये है कि हम इस बारे में ध्यान खींचें, ये आकर्षित करें कि देखिए यहाँ पे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं या बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ़ पीने का पानी है, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट फंक्शनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक पूरे नहीं हैं। इस बारे में कम से कम हम लिख करके थोड़ा बहुत दे तो सकते हैं, अपने ग्राम सभा में दे सकते हैं, अपने प्रधान जी को दे सकते हैं, प्रधान जी ऊपर आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह की बातें हम लोग कम से कम कुछ, ताकि हम लोग का स्कूल सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि ये देश के बच्चों और देश के भविष्य का सवाल है। अब लेकिन इसके लिए कैसे होगा। मान लीजिए कि आपने अगर शिक्षा नीति पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो फिर से पढ़िएगा, शिक्षा नीति भी पढ़िए। शिक्षा नीति के साथ साथ आरटी एक्ट 2009 अगर लिखेंगे तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वो भी 15-16 पेज का डॉक्यूमेंट है, थोड़ा सरकारी डॉक्यूमेंट है, तो उसमें आपको एक क्लॉज का मतलब हो सकता है उस तरह से ना समझ में आए, तो उसको आप अपने किसी वरिष्ठ साथी से या जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उससे मिल करके बैठ करके पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, है ना। उसके डिटेल में ज़्यादा अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि शायद उसके लिए समय भी नहीं है उतना। लेकिन ये दोनों डॉक्यूमेंट 108 पेज का हिंदी का डॉक्यूमेंट है शिक्षा नीति। उस 108 पेज में उच्च शिक्षा भी है, प्राइमरी एजुकेशन भी, मतलब स्कूल एजुकेशन भी है, उच्च शिक्षा भी है। तो अगर हम स्कूल एजुकेशन सिर्फ देखते हैं तो करीब करीब 40-50 पेज का है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में उपलब्ध है। अंग्रेजी डॉक्यूमेंट 68 पेज का है और हिंदी डॉक्यूमेंट 108 पेज का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसमें 4-5 सेक्शन ऐसे हैं जिसको कि आप पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि इसमें क्या है और इसको कैसे करना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि, या हमारे जैसे जो काम करने वाले हैं उनका मानना ये है कि नीतियाँ भी तभी लागू होंगी जब एक्ट ज़मीन पे उतरेगा। अगर आपके पास स्कूल ऐसा है बना हुआ जिसमें बुनियादी ढांचा उसका बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो सिस्टम खुद ही कर लेता है। लेकिन अगर स्कूल ऐसे हैं, जैसे कि अगर आपने सुना हो कि राजस्थान में झालावाड़ में पिछले दिनों स्कूल गिर जाने की वजह से एक ही स्कूल में 9 बच्चों की मृत्यु हो गई, उसके बाद और भी स्कूल गिरे। ऐसा नहीं है कोई स्कूल एक ही दिन गिर गया होगा, भाई वो पहले से जर्जर रहा होगा, कमज़ोर रहा होगा, उस पर रंग रोगन चढ़ा करके हो सकता है उसे वैसे रख दिया गया हो या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया हो, तो लेकिन उससे तो बच्चों का जीवन चला जाता है। तो ये क्यों हो, इसके प्रति हमें सचेत होना है और हमें सचेत हो करके उसके बारे में काम करना है। दूसरी घटना, मैं निराशा के लिए घटना नहीं बता रहा, मैं इसके लिए घटना आप लोगों से साझा इसलिए कर रहा हूँ कि ये घटनाएं बताती हैं कि हमें कहाँ पे सजग रहने की जरूरत है। 2004 में कुंभकोणम में एक स्कूल में, चूँकि स्कूल में एक एंट्रेंस था, मतलब एक आने का और एक जाने का, मतलब जाने आने का एक ही था, और कहीं पे नीचे में किचन था, किचन सेट था या कुछ भी रहा होगा। लेकिन कुल मिलाकर के उस स्कूल में आग लग जाती है और आग लगने की वजह से जितने बच्चे वहाँ पे मौजूद थे उन सबको सारे लोग जलकर के मर गए, 94 बच्चे। तो मुझे लगता है कि देखिए ऐसा हुआ था क्योंकि सुरक्षा प्रावधानों का पर्याप्त ध्यान नहीं था।
इसलिए होती है। अगर हम एक एंट्रेंस की जगह 2 एंट्रेंस रखते, अगर हम इतना बड़ा रखते जिसमें एक वेंटिलेशन होता, और अगर हम किचन शेड को वहाँ पे नहीं रखते होते जैसे, तो इसी तरह की घटनाएं हैं जो कि बताती हैं कि हमको सजग रहना है। आंगनबाड़ियों का, आपको आंगनबाड़ियों का हाल मालूम है। आंगनबाड़ी आजकल मुझे लगता है कि ज़्यादातर आंगनबाड़ी रेंटेड, या तो रेंटेड उसमें चल रहे हैं, सरकारी भवन उनके लिए उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है तो बहुत कम में उपलब्ध है। और आमतौर पे जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे बहुत तरह की सामग्रियाँ रखी जाती हैं। उसमें खाद भी हो सकता है, उसमें पेस्टिसाइड भी हो सकता है, उसमें बाकी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी जगहों पे जब हम कोई कार्य, मतलब बच्चों से रिलेटेड कोई जैसे घर रहता है, तो घर में आप चीज़ें तो अलग अलग रखते हैं ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो क्या वैसा ही सुरक्षा पाने के अधिकारी हम हैं ना, हमारे बच्चों के लिए, बाकी लोगों के लिए, तो हम अपने स्कूलों को वैसा कैसे बना सकते हैं। आरटी एक्ट यही करता है, कानून यही करता है। शिक्षा का अधिकार कानून अगर है और उसके विभिन्न प्रावधान हैं, तो ये बताता है कि शिक्षक कितने घंटे पढ़ाएंगे सप्ताह में। उनके कार्य दिवस निर्धारित हैं, और कार्य दिवस के साथ साथ उसमें उनके घंटे भी निर्धारित हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि शिक्षक आए, शिक्षक आने के बाद अपना फ़ोन, जैसा कि अभी हो रहा है, फ़ोन निकालें, फ़ोन निकाल करके एक फ़ोटो खींच करके अपना वीडियो अपलोड करें कि देखिए मैं आ गया हूँ और अब मैं यहाँ आपके सामने उपलब्ध, ये फ़ोन से चला गया वहाँ पे जहाँ जाना है। अब शिक्षक मौजूद है, क्लास में है, अब क्लास में वो क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे ये एक अलग बात है। इससे देखिए गुणवत्ता पे फर्क नहीं पड़ेगा। शिक्षक अगर प्रतिबद्ध है, इसके पहले भी जब फ़ोन नहीं था और जब हम इस पर वो अपलोड नहीं कर रहे थे, जब डिजिटल नहीं था, तब भी तो हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। हम भी किसी शिक्षक से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे। उस शिक्षक के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो हमारे पिताजी का नाम भी जानते थे, हमारे पिताजी उनका नाम भी जानते थे, दोनों में इंटरेक्शन होता था। हमारी तो बात ही छोड़ दी, हम तो क्लासमेट थे या हमारे जैसे बच्चे क्लासमेट थे। जहाँ पे हम पढ़ते थे वहाँ पे हमारे पिताजी अगर किसी छोटे पोस्ट पे थे, तो उस संस्थान का जीएम जो है, जनरल मैनेजर, उस जनरल मैनेजर का बेटे बेटी भी वहीं पढ़ते थे, उसी स्कूल में, वही शिक्षक था। और ये कोई ज़रूरी नहीं था कि जनरल मैनेजर के बेटे बेटी हैं तो वो सबसे ऊपर टॉप करेंगे और ये करेंगे, ऐसा भी नहीं था। तो ये समावेशिता है। इंक्लूसिवनेस क्या है? यानी समावेशिता मतलब आपके बगल में जो बैठे, हम खाना खा रहे हैं, हमारा पेट भर गया है, लेकिन क्या यहाँ पे जो बैठे हैं उनका भी पेट भरा हुआ है? उनको भी क्या पर्याप्त खाना मुहैया हो रहा है? क्या समाज में ये सारे लोग जो हैं वो एक साथ मिल बैठ करके किसी समस्या के बारे में विचार करके उसका हल निकाल पा रहे हैं? इसको कहते हैं समावेशिता। आम तौर पे देखिए, एक सेंसिटाइजेशन भी एक वर्ड है। सेंसिटाइजेशन का मतलब है कि संवेदीकरण। ऐसे क्या है संवेदीकरण? जैसे मैं वहाँ से चल करके, वो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर आकर के मैं यहाँ पर, कई लोग ऐसे होंगे जिनके लिए वहाँ से यहाँ तक चलना मुश्किल है, चलने के बाद उस सीढ़ी पे पाँव नहीं रख सकते क्योंकि उनका पाँव नहीं काम करता है, उनकी आँखें नहीं काम करती हैं, या बाकी कुछ और चीज़ें, तो उनके लिए एक अलग किस्म के ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। और ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को के प्रति पर्याप्त संवेदना की भी ज़रूरत है। और सिर्फ संवेदना की ही नहीं, संवेदना के अलावे उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए जो ऑपरेटर्स चाहिए, जो रैंप चाहिए, जो बाकी और चीज़ें चाहिए, उनके साथ जो छड़ी चाहिए, जो बाकी चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उनका, अगर वो विकलांग है या किसी वजह से किसी अंग से वो मजबूर है, तो ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम कर रहा है और बहुत अच्छे से भी काम कर सकता है। कुछ लोगों की अलग बात है कि वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो उनके लिए एक अलग, जैसे आपने आमिर खान वाली फिल्म अगर देखी हो, तो मतलब तारे ज़मीन पे में पूरी फिल्म इसी में ख़त्म हो जाती है ना कि बच्चा
सही कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और बाद में देखिए वो क्या करता है। तो मुझे लगता है कि ये इंक्लूसिवनेस है, ये समावेशिता है। और मुझे लगता है कि आप जितने सारे लोग हैं, हम जितने सारे लोग हैं, मुझे मतलब अपने बारे में ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जहाँ पे बैठ रहे हैं और आप जिस जगह से आप ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, समावेशिता का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप समुदाय में काम करते हैं, समुदाय के भीतर आते हैं जाते हैं। अगर मान लीजिए बहन जी कोई उत्पाद बना रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेले का उपक्रम है, उसमें कुछ लोगों को शामिल कर रही होंगी, कुछ लोगों के यहाँ आना जाना हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें एक समावेशिता का एक सीढ़ी कर सकते हैं, और उसी तरह से हम लोग पढ़ाई को भी देखते हैं। तो शिक्षा नीति में देखिए एक है कि हम लोगों ने अर्ली चाइल्डहुड से लेकर के 3 साल से लेकर के 18 साल तक, यानी 12वीं कक्षा तक हमने कहा है कि बच्चों को का सर्वांगीण विकास करें, बच्चों को पर्याप्त शिक्षा मुहैया कराएं और उनकी नींव मजबूत करें। ऐसा शिक्षा नीति में कहा गया है और कहा जा रहा है और कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो ये भी आपने देखा होगा कि बच्चों को ये सारी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति सरकार संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है, लेकिन उसको लागू करने में चुनौतियां आ रही हैं। क्यों आ रही है भाई चुनौतियां? उसका भी कुछ खुलासा हमें करना चाहिए, सरकार से थोड़ा पूछना चाहिए, अपने जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहिए। समस्या ये है कि हमारे पास बजट नहीं है। अगर अभी जैसे आप ईंधन का देख रहे होंगे ना कि कैसे सिलेंडर का दाम बढ़ गया अचानक, कुछ लड़ाई कहाँ हो रही है? यहाँ नहीं हो रही, लड़ाई तो बहुत दूर हो रही है, लेकिन उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है। और देखिए अगले 10 दिन में और क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि युद्ध पहली बात तो शुरू ना हो, अगर हो गया किसी वजह से तो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और इससे किसी का फ़ायदा नहीं है, लड़ाई झगड़े से किसी का फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए जल्दी से खत्म। तो ये जो ईंधन का दाम बढ़ रहा है, बाकी ये चीज़ें बढ़ रही हैं, हमारे पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन है कि नहीं, बजट है कि नहीं। एक घर में हो सकता है कि भाई एक चूल्हे के लायक मान ली वो 1000 में मिलता था, तो उतना ही पैसा उनके बजट में हो, कैसे वो 3000 में फिर खरीद पाएंगे। इसी तरह से स्कूलों के बनने के लिए भी बजट की जरूरत है। अगर यहाँ SMC मेंबर अभी बैठे हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन SMC मेंबर्स अगर हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं, उनके हाथ में एक जवाबदेही है जिसको उनको ज़्यादा मालूम नहीं है, और उनको मालूम भी नहीं है, और वो इस बात को शायद समझ भी नहीं पाते हैं। उनको इसलिए नहीं समझ पाते कि उनको समझाने की कभी कोशिश नहीं की। ये बजट एक है, जैसे आप घर का बजट बनाते हैं, उसी तरह से स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए भी एक बजट है। सरकार, राज्य सरकार भी बजट पास करती है, केंद्र सरकार भी बजट पास करती है। उस बजट में अगर हम अपने स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए अगर हम खर्च नहीं बढ़ाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि हम शिक्षा नीति को लागू करें। शिक्षा नीति की जो आवश्यकताएं हैं, जो उनके लिए जो जरूरी मसले हैं, उनको हल किए बगैर, फर्ज कीजिए अभी डिजिटल की बात हो रही है, डिजिटल के लिए क्या ज़रूरी है? एक एंड्रॉयड मोबाइल की ज़रूरत है। घर में कितने एंड्रॉयड मोबाइल और कितने ऐसे मोबाइल हैं जो माँ बाप, मैं सिर्फ यहाँ पे बैठे लोगों की बात में नहीं कर रहा, इसके अलावा तमाम मजदूर परिवार हैं, तमाम खेतिहर मजदूर हैं, जो इसी एक मोबाइल से शायद उनका काम चलता हो, या वो छोटे वाले मोबाइल से काम चलता हो। उस मोबाइल से कोई बच्चा कैसे पढ़ेगा? डिजिटल ऑनलाइन वो डिज़ाइन कर देने से नहीं है। डिज़ाइन हम AC रूम में बैठ करके और वो आराम से उसमें हम ये बच्चा ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, ये करके हमने वहाँ डिज़ाइन कर दिया, उसको मोबाइल पे भेज भी दिया, उसके मोबाइल पे नहीं आया तो उसको डांट भी दिया, उसको क्लास से निकाल दिया कि भाई तुम्हारे पास तुम पढ़ नहीं पा रहे। नहीं, ये बात नहीं है। उसके लिए बजट कहाँ से आए, उस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत है, ये तो हम नहीं सोच रहे। हमें ज़रूरत इस बात की है कि टेक्स्ट बुक हमारे पास अगर है, अगर नहीं है तो टेक्स्ट बुक समय पे कैसे मुहैया हो, इस बच्चे को मार्च के पहले टेक्स्ट बुक कैसे मिल जाए और पूरे साल भर उसके पास रहे।
वो उसको पढ़ पाए। आपको याद होगा कि अगर आप लोग अपने समय में कोई अच्छी चीज़ आती थी, किताब आती थी, नई किताब आती थी, तो पढ़ने का एक उत्साह जाता था कि भाई ये किताब है, देखिए इसमें क्या है, ये नया सिलेबस है, ऐसा है, वैसा है, ये सब है। ये चलन अगर जारी रहेगा तो बच्चे, ऐसा नहीं है, बच्चे आज हम लोग के जनरेशन से बहुत ज़्यादा तेज है। ऐसा नहीं है कि वो तेज नहीं है, वो शार्प नहीं है, वो हम लोग से ज़्यादा तेज है, ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनको सुविधाएँ तो कुछ दी जानी चाहिए ना, और ये सुविधाएँ वो सिर्फ हमारे और आपके देने से नहीं होंगी, ये स्कूल की बुनियादी ढांचे को सुधारने का काम सरकार का है। आप चाहें तो एक स्कूल चला सकते हैं, 2 स्कूल चला सकते हैं, इवन बिरला, अंबानी, अडानी, तमाम कॉर्पोरेट घराने, तमाम NGOs, CSOs ये मिलकर के बहुत चलाएंगे तो 5 स्कूल चला देंगे, 10 स्कूल चलाएंगे, 20 स्कूल चलाएंगे। 15 लाख स्कूल कौन चलाएगा? 15 लाख स्कूलों में देश के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो 15 लाख स्कूलों का पैटर्न कौन है, उसका गार्जियन कौन है? उसका गार्जियन उसकी सरकार है, और उस सरकार के ही जिम्मे है कि उन स्कूलों की व्यवस्था को सही ढंग से वो रख पाएगा, और ये बजट भी सरकार ही बनाएगी। तो इस बार जब बजट आया केंद्र सरकार का, तो उसमें मुश्किल से 6,000 करोड़ रुपए बढ़ाएगा। अब 6,000 करोड़ रुपए बढ़ाएगा तो इस 6,000 करोड़ रुपए में किस स्कूल को ज़्यादा पैसा मिलेगा और किसको कम मिलेगा, किस बच्चे पे कितना खर्च होगा? आप 32 करोड़ में बांट दीजिए, एक बच्चे पे कितना पड़ा? भाई ऐसे नहीं होगा ना। हमें बजट, मान लिए कि बाकी चीज़ों के लिए हम बजट निर्धारित कर रहे हैं, तो बच्चों की शिक्षा के लिए भी तो निर्धारित करना होगा। आपने भी तो अपने घर में बच्चों के लिए, उसकी फीस के लिए या बाकी अन्य चीज़ों के लिए निर्धारित किया है ना कि इस बच्चे को इतना जाना है, खाने में इतना लगना है, इसमें इतना है। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं करते कि शॉपिंग अच्छी लगती है इसलिए हम सारा कुछ शॉपिंग कर डालें और बाकी जो है इसको छोड़ दें, इसको तो फिर देखा जाएगा। जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसके बारे में हम पूरा करते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए ही नहीं, पूरे परिवार हो चाहे समाज हो, उसके लिए मूलभूत ज़रूरत है। उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, उसका सार्वजनिकरण करना, उसका पब्लिक के यूज़ के लायक बनाना, उसके यूज़ के लायक जब हम बनाएंगे तभी हम उसके बारे में कह सकते हैं कि हाँ, हम बच्चों के लिए प्रतिबद्ध हैं, बच्चों को हम अच्छे से पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों को थोड़ा सजगता से अपने आसपास में देखना चाहिए और देखना होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग की भूमिका उसमें क्या हो सकती है। ये तो हो गया कि ठीक है, ये बातें रहेंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो आगे हम कुछ बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग का रोल क्या है? हम लोग का रोल ये हो सकता है कि हम लोग की जहाँ पे जिस समूह में हम बैठे हैं, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, स्व सहायता समूह है, या इस तरह के और भी तमाम, इसमें घर में महिलाएं जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं कि वो, क्योंकि घर की जो महिलाएं हैं वो बच्चों की पढ़ाई पे वो जितना ध्यान रख पाती हैं वो शायद पुरुष गार्जियन उतना ध्यान नहीं रख पाते। तो ये काम इस तरह का है जिसमें कि वो बता सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे स्कूल की क्या स्थिति है। स्कूल की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो हम अपने यहाँ के SMC मेंबर्स को पता करें, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को पता करें, हम ग्राम पंचायत को पता करें, और वहाँ पे हम जा कर के बताएँ कि भाई देखिए ऐसा यहाँ पे है, हमें पर्याप्त मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं, मिड डे मील में सही खाना मिल रहा है कि नहीं, बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक मिल रहा है कि नहीं, उन्हें पोशाक मिल रही है कि नहीं, या उनके लिए शिक्षक पर्याप्त हैं कि नहीं। इस तरह की तमाम चीज़ें हो सकती हैं, उसे हम लिस्टिंग कर सकते हैं। और तब अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक हम सही में आत्मनिर्भर, शिक्षित, समृद्ध समाज बना पाएंगे, एक स्वस्थ समाज बना पाएंगे। शिक्षा अगर मिलेगी और स्वास्थ्य भी अगर उसका भी अगर हम ध्यान रखेंगे, इन दोनों चीज़ों का, तो शायद हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे जो आगे चल करके इस पूरे देश की समृद्धि में अपना योगदान देगा और भरपूर योगदान देगा। तो इसके लिए हम सबका थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है, और थोड़ा सा सरकार से या अपने ऊपर के लोगों से भी पूछने की भी ज़रूरत है कि देखिए ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप
उसको लेकर के एक चार्टर ऑफ डिमांड आप तैयार करें, एक सुझाव पत्र तैयार करें, एक इस तरह की चीज़ें, तो आप कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ देखिए लाइब्रेरी नहीं है, बच्चे लाइब्रेरी में थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो इस लाइब्रेरी में देखिए ये किताबें अगर हो जाती तो बड़ी अच्छी। लाइब्रेरी की बात पे मुझे ध्यान आता है कि शायद मैं तीसरी चौथी क्लास में रहा होऊंगा, तब की बात है, और हमारे मिडिल स्कूल में लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका एक्सेस नहीं था बच्चों, क्योंकि शिक्षक मानते थे ये बच्चे बस ले जाएंगे किताब, आएंगे और या तो उसको पढ़ेंगे नहीं, आएंगे किताब फाड़ करके या कुछ उसको डिस्ट्रॉय करके चले जाएंगे, तो किताबें अलमीरा में रखी जाती। हम लोग जाते थे, दूर से देखते थे और देखते थे कि लाइब्रेरी नाम की कोई चीज़ है, लेकिन वहाँ पे किताबें कौन सी, कोर्स की किताबें तो थी नहीं, वो अलग अलग किताबें थी, अलग तरह की प्रेमचंद की किताबें थी या कुछ और इस तरह के उपन्यासकार हैं जो, बल्कि भारत कैसे स्वतंत्र हुआ वो स्वतंत्रता संघर्ष की किताबें थी। तो हमने बड़ी मुश्किल से शिक्षक को कन्विंस किया कि देखिए आप एक किताब हमें दे दीजिए, उसको हम पढ़ के वापस लौटा देंगे, जब लौटा देंगे तभी दूसरी किताब दीजिए। और वो मान गए। मानने का नतीजा ये हुआ कि अगले 5 साल तक मुझे किताबें मिलती रहीं और मेरी वजह से हमारे और साथियों को भी किताबें मिली। उन्हें भरोसा हुआ कि ऐसा नहीं है, जिस किताब को हम पढ़ेंगे उसका ख्याल भी रखेंगे। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये सारी बातें ऐसी हैं। अभी सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा थके भी होंगे और खाना खाने के बाद थोड़ी थकान और भी होती है, तो मैं बातचीत खत्म करूँगा। लेकिन आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर आप लोग सवाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है कि थोड़े कम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में थोड़ा बातचीत कर पा रहे हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमने कही हैं उसमें से देखिए आप सुनेंगी, ये बच्चियां हैं, ये हैं, ये हमारे साथी, इतने लोग भी अगर सुन करके और इस बात को अगले 10 लोगों तक ले जाएंगे, ये कहेंगे कि कोई शिक्षा अधिकार कानून है, उसकी एक कॉपी हमें चाहिए, उसको ज़रा पढ़ लें, कोई शिक्षा नीति है उसकी कॉपी चाहिए, उसको पढ़ लें। आप एक बार में मत पढ़ें, आप उसको 1 क्लॉज पढ़िए, 2 क्लॉज पढ़िए, 1 पैराग्राफ पढ़िए, 2 पैराग्राफ पढ़िए, उसको बार बार पढ़ें। कानून है या नीति है, उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। जितनी बार पढ़ेंगे उसका एक अलग अर्थ आता है और वो अर्थ आपके जीवन में सहायक सिद्ध होगा। आपके जीवन में सहायक सिद्ध होगा मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन में सहायक सिद्ध होगा, उसके भी नेक्स्ट जनरेशन में सहायक सिद्ध होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करूँगा कि रास्ता अभी काफ़ी है चलने का। अभी मतलब हम लोग शुरुआत 15 मैंने शुरू में ही कहा 16 साल होने को आ रहे हैं शिक्षा अधिकार कानून लागू हुए। इसको 3 साल में लागू होना था, बाद में इसकी तारीख बढ़ा करके 5 साल की गई, वो नहीं हुआ, फिर बढ़ा करके और 7 साल की गई, वो नहीं हुआ। अब कोई नाम लेवा नहीं, कोई पूछता ही नहीं है कि कब लागू होगा, कब नहीं लागू। तो हमारा एज ए स्टेक होल्डर हमारा ये दायित्व है कि इसको लागू होते हुए हम देखें, कम से कम अपने स्कूल में तो देखें, अपने बगल के स्कूल में तो देखें, या एक टोले पंचायत में 2 स्कूल हैं, 4 स्कूल हैं, एक ब्लॉक में है, वहाँ तो हम देखें। इतना अगर हम करेंगे और उसको लागू होने के लिए पर्याप्त बजट की जरूरत है, तो ये अगर हम थोड़ा बहुत इसको चापाउट कर सकें। मैं फिर परविंद्र जी से और बात भी करूँगा, जो आप सारे लोग हैं उनके मतलब उन तक ये बात और कैसे आगे पहुँचे, कैसे कुछ निश्चित तौर पर पहुँच सकती है। हम लोग कोई एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं कि क्या उसमें बिंदु हो सकते हैं। कुछ हम लोग 10 पॉइंट्स ऐसे तैयार कर सकते हैं जो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको शुरू में करने से ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ हम लोग करके फिर आगे तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने बहुत जी। तो वहाँ जो आपको बोले प्रवासी बच्चे हैं जो माइग्रेट हो जाते हैं, तो उनके लिए भी मैंने काम करना शुरू किया स्कूल में जाने के लिए, बट उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता था। आधार कार्ड के लिए उनके घर से कोई वो लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं था कि हम आधार कार्ड भी बनाए, तो इस वजह से वो काम चला गया और हम स्कूल में जाते हैं। आपका शुभ नाम
और आप यहीं गोरखपुर जी। जो है पहला जो है बच्चे को शिक्षा देना, ये तो हमारा विभाग भी है सरकार का, उनके जो है आधार जन प्रमाण न्यूनतम समाज पर नहीं था। तो स्कूल में मतलब ये सिखाए भी जा रही है, सम्मानित गार्जियन जो है और आधार जो है ये दोनों ही बातें मैं थोड़ा सा इसमें 2 लाइन में कहना चाहूँगा। देखिए, इन्होंने बहुत आगे बढ़ कर के बात कही और वो काफ़ी काबिल तारीफ है, लेकिन जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं ये असल में बहुत से काफ़ी समस्या नहीं है, ये पूरे देश भर की समस्या। और करीब लगातार हमारे पास भी फोन आते रहते हैं कि भाई उनका डॉक्यूमेंट नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। आपकी बात ये हो सकती है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आम तौर पे बगैर डॉक्यूमेंट के एडमिशन जो नहीं देते। लेकिन लीगल पोजीशन ये है कि आधार कार्ड कोई मैंडेटरी नहीं है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट भी मैंडेटरी नहीं है। वो अपने हाथ से अगर लिख के दे दें कि ये हमारे बच्चे का ये जन्म की तारीख ये है और ये है इसका, तो वो मान्य है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा भारत सरकार का संसद में दिए गए जवाब के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इस पर, उसके आधार पे आप चाहें तो आप नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको वो सारे एविडेंस भेज दूँगा कि इसमें आप दिखा सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सरकार ने ये कहा है, सरकार ये सारे आधार कार्ड इज़ नॉट मैंडेटरी। लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन ये है, उसको भी सुना। प्रैक्टिकल पोजीशन दिक्कत क्या है? मान लीजिए कि सिर्फ ये आदिवासी मजदूरों की बात नहीं, आम तौर पर ये जो दिक्कतें हैं, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होते भी मैंडेटरी हो गए, तो क्योंकि फिर वो उनकी जो स्कीम्स हैं, बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं, जो अच्छा वो भी जी देखिए, तब ये एक नई, अच्छा हाँ, तब देखिए ये एक नई पोजीशन है और मुझे लगता है कि इस बारे में सबको तब अपडेट हो, है ना, ये अपडेट होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस पर हम लोग इस बार तो देखिए ये रिलीफ है और जी लेकिन ये सवाल फिर भी बहुत, ये जो उन्होंने सवाल किया है ना, वो एक्चुअली सब लोगों की तरफ से, क्योंकि ये जिस मीटिंग में हम जाते हैं वहाँ ये सवाल होता ही, क्योंकि ग्राउंड पे काम करने वाले जी सब है जी हमारे पास एक बच्चा है, तो उसकी कोई आगे नहीं थी, जिस अनाथालय में उससे पहले वो था, तो वो लोग उसको वो क्रिश्चियन अनाथालय था, तो उन लोगों ने अपने सरकार किया कि वो कैंडल जी में ट्रांसफर हो गया, जो समाज कल्याण विभाग का एक सेंटर हो गया बच्चों के लिए, उसका कोई डॉक्यूमेंट उस संस्था ने दिया ही नहीं। और फिर उसके एडमिशन के लिए हम कहीं जा रहे थे, तो पहले तो एक बच्चा तो कोई एडमिशन नहीं जाते, और फिर आधार कार्ड के लिए उसको अपना नाम से नहीं पता था, कई बार वैकेंसी तरह उसका नौकरी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने नए तरीके से वो काफ़ी माथा पच्ची की, फिर उसका आधार कार्ड और वो है 14 साल का, गवर्नमेंट उसको 18 साल तक छोड़ दिया गया। ये सब देखिए प्रैक्टिकल समस्या है, इसलिए ये जितना सैद्धांतिक बातें हम लोग करते हैं उसमें ये जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें चैलेंजेस हैं वो एक्चुअल यही है। मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं इस तरह की हैं ना, उसको भी थोड़ा नोट डाउन करके, बेसिकली SC-PCR और NC-PCR का भी दायित्व है, जो बाल संरक्षण आयोग है, राज्य बाल संरक्षण या केंद्र होगा, लेकिन वो भी डिफंक्ट टाइप है, मतलब वो भी उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको लोकल लेवल पे ही सॉर्ट आउट करना पड़ता है। तो अब ये है, इसको हम लोग भी ध्यान में रखते हैं कि उसको, ये जो 2 समस्याएं आपने बताई हैं, इसको हम भी नोट करके रखते हैं कि इसको आगे हम लोग देखें कि कैसे हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो बताया
कि बिना डॉक्यूमेंट के भी, ये बहुत तारीफ की बात है और मुझे लगता है कि साहस की भी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको और भी लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि देखिए शिक्षा हमारा प्राइमरी देना प्राइमरी कर्तव्य है। अगर हम इस बात को समझेंगे तो शायद अपने लेवल पर हम कुछ लोगों को सुविधा प्रदान करें। पहले भी आगे बढ़ रही काम जी जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वहाँ पर परेशानी होगी, ये नहीं कि जाए जाए में पहला पहला है कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वाली बात इस बात में सुधार है। हाँ बिल्कुल हाँ बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जो अब पहले अपार आई नहीं जनरेट होता था। अब एक नया आ गया है कि बिना अपार के कोई बच्चा स्कूल में नहीं जाता। तो अपार आई डी जब जनरेट करते हैं तो उसमें बच्चे का कोई लीगल डॉक्यूमेंट मांगता है, होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। लेकिन उसका अपार आई डी वो एक आधार कार्ड भी बनता है। हाँ, तो चाहे आधार कार्ड उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो, कोई ना कोई वो कोई होना चाहिए ताकि बच्चे का एक परमानेंट रूप मिल सके। बच्चा कहीं से भी आया है उसका एक एड्रेस है। इसी ना अपार आईडी जब से आया है तब से ये प्रॉब्लम। हालांकि अब अपार आईडी की भी उसमें ढील दी गई है। अपार आईडी में भी जो पहले बर्थ सर्टिफिकेट के बिना आधार नहीं बनता था, अगली बार छूट कि आप आधार बनवा सकते हैं। अगर ग्राम प्रधान ने और उनके आंगनबाड़ी ने लिख करके दे दिया है कि तो ये वाली जो बात है आप बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में थोड़ा लागू हुआ भी हो, लेकिन बाकी जगहों पे लागू नहीं हुआ। अर्बन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। या फिर वो महिलाएं हैं जो डेली वर्क करती है, खाने किसी के घर खाना समझ गए। इनके बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चों के साथ और इतना पौराणिक जगह पे भेज दिया था कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बेहतरीन लगा आपका मतलब जो भी भाषण था आपका, बहुत ही अच्छा लगा इंटरेक्शन। काफ़ी कुछ हम लोग आपसे सीखें और जाने भी कि आप कितने संजीदगी से इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए दिल्ली से आए। निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और आपने अपनी बातों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया। और श्रोता भले कम हैं लेकिन जो श्रोता हैं वो ओरिजिनल श्रोता हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि जो श्रोता हैं बहुत ही धैर्य से आपकी बातों को सुन रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है उनको। ऐसा नहीं है, नहीं तो जाने वाले चले गए, पूरा भरा हुआ था। लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बेसिक एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, अगर हम लोग कमियां गिनाने लग जाएं तो इतनी कमियां हैं कि मतलब हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। साइकिल साहब का संचालन करते हैं, सुबह एमडीएम से लेकर के रात में जब तक बच्चे का डीबीटी और तमाम चीज़ें हो न जाए तब तक कोई सोता नहीं। 24 घंटे की ड्यूटी हो गई है। अभी एसआईआर में अध्यापकों को लगा दिया गया। अब बच्चे का राइट तो है एजुकेशन लेने का, लेकिन अधिकारी क्या कर रहा है, हमको एसआईआर चाहिए। बच्चा पढ़े या ना पढ़े, हमको एसआईआर करके दे। अब क्या करेगा अध्यापक? एक अलग अध्यापक है, वो एसआईआर करे कि बच्चों को पढ़ाए 8 घंटे 5 घंटे, तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। भारत का संविधान आपको आपके इस राजेंद्र प्रसाद सेवा संस्थान की तरफ से सर्टिफिकेट भेंट किया जा रहा है। इसके बाद अमर राय जी का अंगवस्त्र एवं सर्टिफिकेट भेंट दे करके ताली रुकनी नहीं चाहिए। आप लोग हमारे मुख्य अतिथि, क्योंकि इनका समय बहुत बहुमूल्य होता है, अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए निकाल करके यहाँ पर आए हैं, तो आपके सम्मान में कहीं कोई कमी न रहने पाए। आप इसके बाद सुरेंद्र पाठक जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद चतुर्वेदी सर का अंगवस्त्र एवं देशका के साथ स्वागत करिए। शत्रुजीत राय आपका भी हम स्वागत करते हैं अंगवस्त्र देशका के साथ।
अमर राय जी का हम स्वागत करते हैं। आपको भी अंगवस्त्र हो गया। एसएमसी के सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं 2 लोग। नाम क्या है? हाँ, आ जाइए। आप अपने एसएमसी सदस्य को साथ लेकर के आई हैं। सामने ये एसएमसी की सदस्य हैं जो कि हमारे जो अध्यापिका बहन है अपने विद्यालय की एसएमसी के सदस्य को लेकर आई हैं। इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजेंद्र राय जी का अंगवस्त्र एवं सप्रेम भेंट मोमेंटो देकर के इनका भी स्वागत करते हैं हम। ओम प्रकाश राय जो मंडल अध्यक्ष हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। सूरज पांडे जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आ जाइए। अच्छा, दिनेश चौधरी जी मंडल अध्यक्ष, आपका भी स्वागत करते हैं। सूरज पांडे जी, आप आ जाइए इधर। सर यहाँ आगे आ जाइए। अभी ठीक है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप लंच पे जाएं। उससे पहले आप सभी लोग जो भारत का संविधान ये उद्देशिका आपको मिली हुई है, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग खड़े होकर के एक बार इसको शपथ लें कि जो भारत का संविधान है इसकी उद्देशिका के बारे में। उसके बाद हम लोग लंच पे जाएंगे। जैसा मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोग उसको दोहराएंगे। हाथ इस तरह से आगे कर लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, विश्वास, और उपासना की स्वतंत्रता, निष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम सब लोग एकदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतिष्ठित करते हैं। धन्यवाद।